हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टीडीएस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका पूरा मैराथन सेशन देखेंगे। और जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक्सपीरियन एक्सपीरियंशियल बेस एक्टिविटी है, पेडागोजी है, केस स्टडी है, और आपका लैंग्वेज का पेपर है जिसमें और एनईपी का भी आपका है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस देखेंगे। और इस मैराथन में टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने सवाल बन सकते हैं और इसका एक पूरा समरी हम लोग देखेंगे, किस प्रकार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो की टर्म्स होते हैं जिससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, उनको प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर ये पूरा तैयार किया गया है। और ये पूरा सेशन जो होगा देख लीजिएगा आप सिलेबस। ये पीजीटी और टीजीटी का सेम सिलेबस है टीचिंग। इसमें देखिए टीचिंग का नेचर है, टीचिंग क्या है, और नेचर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स क्या है, और इवेल्युएशन सिस्टम क्या क्या है। ये सब टीचिंग के जो है पूरा सिलेबस है। आप देखेंगे कि पीजीटी और टीजीटी का सेम सिलेबस है। ठीक है, और इसी सिलेबस को आधार बनाकर ये पूरा नोट्स बनाया गया है। और जिसमें हम लोग देखेंगे कि टीचिंग के कंसेप्ट को देखेंगे, है ना। टीचिंग कंसेप्ट देखें, टीचिंग क्या होता है। फिर उसके बाद टीचिंग के नेचर देखेंगे, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे टीचिंग के, और फंक्शन टीचिंग देखेंगे, टीचिंग के फंक्शन देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग देखेंगे, टीचिंग कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, और फिर इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हैं देखेंगे। फिर देखेंगे कि एक अच्छे शिक्षण के क्या क्या गुण होने चाहिए, गुड टीचर के। ठीक है, तो और टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये पार्ट फर्स्ट में ये सब पूरा रहेगा। पार्ट सेकंड में जो है जिसमें हम लोग लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और टीचिंग मेथड देखेंगे। ठीक है, लर्न और इवेल्युएशन सिस्टम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और जो है टाइप्स ऑफ लर्नर उनके बारे में देखेंगे, और फिर लर्निंग प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि टीचिंग मेथड क्या क्या होते हैं, जैसे लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं। फिर देखेंगे इवैल्यूएशन इन टीचिंग, टीचिंग में मूल्यांकन कौन कौन प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, और नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फीडबैक और री इन्फोर्समेंट क्या होता है। फिर टीचर्स का रोल क्या होता है मॉडर्न टीचिंग में, और फिर देखेंगे कि समरी। तो इस तरह जो है हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट होगा। उसके बाद पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे टीचिंग प्रोसेस देखेंगे, और टीचिंग प्रोसेस कैसे होता है, और फिर कम्युनिकेशन देखेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, और टीचिंग प्रोसेस में देखेंगे किस प्रकार टीचिंग किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर इसमें देखेंगे हम लोग टीचिंग के स्टेप्स देखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड के द्वारा, कि टीचिंग के कितने स्टेप होते हैं, टीचिंग कैसे किया जाए। और फिर हम लोग देखेंगे कि टीचिंग में कम्युनिकेशन, संचार का क्या रोल है, कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। फिर संचार के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर देखेंगे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो टीचिंग के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि टीचिंग के बैरियर क्या हैं, क्या क्या बैरियर होते हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं या कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, जिससे टीचिंग प्रभावित होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट क्या टिप्स होते हैं, कैसे क्लासरूम को इफेक्टिव बनाया जाए। फिर देखेंगे क्लास रूम मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कैसे बेहतर जो है बनाया जा सकता है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। और
फिर एलिमेंट्स क्या है गुड क्लासरूम मैनेजमेंट के, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीचर्स रोल क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कि क्लासरूम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इफेक्टिव तरीके से क्लास मैनेजमेंट करने की। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि समरी। इस तरह पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस हमारा जो है पूरा एक मैराथन क्लास में इसको कंप्लीट होगा। इसके एक ही मैराथन में आप इसको देखेंगे कि पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसके माध्यम से आप कई बार वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक एक जो है यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने एनईपी जो है, अगर आप नहीं देखे हो तो एनईपी का वीडियो पड़ गया है, जो 10 मिनट में पूरी एनईपी का समरी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। बाद में कुछ और वीडियो अगर ज़रूरत पड़ी तो एनईपी से लाएंगे, कुछ और पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यू लाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पहले हम लोग पूरा मैराथन में इसका समझेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, अलग अलग उसमें मेथड्स और इवेल्यूशन क्या होता है, टीचर क्या गुण होने चाहिए, किस कैसे टीचिंग को अधिक इफेक्टिव बनाया जाए, टीचिंग के बैरियर क्या होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग कंसेप्ट समझने के बाद इसके पीवाईक्यू लाएंगे यूनिट वाइज जो है, और उसके माध्यम से हम पूरा जो है टीचिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं टीचिंग क्या होता है। तो टीचिंग का मतलब केवल टीचिंग इज नॉट जस्ट गिविंग नॉलेज, मतलब टीचिंग का मतलब केवल नॉलेज देना नहीं होता है। मतलब टीचर में क्या होता है, जो टीचिंग क्या होता है, टीचर केवल नॉलेज नहीं देता है। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें गाइडिंग इन्वॉल्व होता है, फैसिलिटिंग, इंस्पायरिंग टू द लर्नर बाय देमसेल्फ। मतलब होता है कि जो टीचर का टीचिंग में क्या होता है, टीचर्स केवल किसी सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट को केवल समझाता नहीं है, बल्कि अपने वैल्यू, अपने एक्सपीरियंस देता है, बच्चों में को इंस्पायर करता है, फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है, जिससे क्या है कि बच्चों में जानने का उत्साह बढ़ता है, उनका व्यवहार मॉडिफिकेशन होता है ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है ना। तो एक प्रकार का पॉजिटिव चेंज होता है लर्नर के बिहेवियर में, उनकी एटीट्यूड में, उनकी पर्सनालिटी में, है ना। तो टीचिंग में सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। टीचिंग का मतलब केवल सब्जेक्ट मैटर कंटेंट का नॉलेज देना नहीं होता है, बल्कि साथ साथ उनको इंस्पायर करना होता है, उनको अपनी एक्सपीरियंस देना होता है, उनको वैल्यू अपने जो है देना होता है ना। जिससे क्या है कि एक पॉजिटिव चेंज उनके बिहेवियर में आए, और उनका एटीट्यूड जो है और पर्सनालिटी जो है ग्रो करे, और उनका सर्वांगीण विकास हो, है ना। तो ये टीचिंग का कंसेप्ट है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि नेचर क्या होता है टीचिंग का, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। तो टीचिंग के नेचर में क्या क्या होते हैं, तो जैसे इसमें पहले अगर टीचिंग से प्रश्न बनेगा तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि टीचिंग इज ओनली गिविंग नॉलेज, है ना। तो आ जाएगा कौन से ऑप्शन सही है। तो केवल गिविंग नॉलेज नहीं होता है, बल्कि वैल्यू देना, अपना एक्सपीरियंस देना, गाइड फैसिलिटी इस बार करना। तो इस प्रकार बनते हैं, और एक पॉजिटिव चेंज लाता है, उसकी पर्सनालिटी ग्रो करता है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार जो स्टेटमेंट बनेंगे, इससे जो है आप हल कर सकते हैं, है ना, कि सर्वांगीण विकास होता है। टीचिंग हो गया। नेचर में हम लोग देखें कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, एक जटिल सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होता है ना। इसमें सोशल और साइकोलॉजिकल दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और इसमें जो है कह सकते हैं ट्राइपॉड होते हैं टीचिंग में। एक टीचर होता है, फिर एक लर्नर होता है जो स्टूडेंट स्टूडेंट कह सकते हैं, और सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं, कंटेंट जो है ना। तो इसमें तीन जो है चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं टीचिंग में, और इनकी जो है बीच निरंतर जो है इंटरेक्शन होता रहता है टीचिंग में, है ना। तो एक जटिल सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ना, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु के बीच निरंतर जो है इंटरेक्शन होता रहता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं कि एक पर्पजफुल एक्टिविटी है। मतलब टीचिंग क्या है, एक इसका पर्पज होता है कि जैसे बच्चों को सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज्ञान देना, उनके स्किल को डेवलप करना, उनके अंदर वैल्यू जो है विकसित करना, है ना। तो एक पर्पजफुल एक्टिविटी होता है। फिर एक इंटरेक्टिव होता है, मतलब शिक्षक और छात्र जो है, स्टूडेंट जो होते हैं, टीचर और लर्नर जो है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा नहीं टीचर केवल लेक्चर दे रहा है, बच्चे पैसिव होकर सुन रहे हैं। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। तीसरा है डायनेमिक प्रोसेस होता है, जो समाज, तकनीकी और विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार जो है बदलता है, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों का जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी समझने की क्षमता होती है,
अलग अलग होती है। तो ये जो है टीचर जो है इनको समय के अनुसार, छात्रों की ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, सतत चलता रहता है। और जैसे टीचिंग हम लोग देखते हैं कि एक जो है प्रोफेशनल, एक नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आप जैसे किसी संस्था के माध्यम से कर सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस होता है। और जबकि नॉन प्रोफेशनल में आप देखते हैं कि जो कहीं से भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी एजुकेशन का ही, ज्ञान अर्जित करने का ही पार्ट होता है ना? तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। और बाकी ये बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है कि केवल टीचर दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, बल्कि बाई डायरेक्शनल होता है। शिक्षक सिखाता है और बच्चे उसकी प्रतिक्रिया या फीडबैक देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपने आइडिया जो है देते हैं किसी भी मुद्दे पर, है ना? तो ये जो है इसका नेचर होता है टीचिंग का। आगे हम लोग देखते हैं कि टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है और एक गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब इसका जो लक्ष्य होता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। फिर ये आर्ट और साइंस इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसके माध्यम से व्यवहार मॉडिफिकेशन होता है। जो स्टूडेंट होते हैं, छात्रों के व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, सोचने का, समझने का नज़रिया उनका बदलता है, देखने का दृष्टिकोण बदलता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन के जो है टीचिंग जो है सफल नहीं होगा। क्योंकि अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब टीचर अगर अपनी बातें अच्छे तरीके से बच्चों को समझा नहीं पा रहा, उसका कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो टीचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इसमें टीचिंग में जो है गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए और टीचर को बच्चों को फीडबैक के लिए इनकरेज करना चाहिए। इससे शिक्षण में, टीचिंग में सुधार होता है। टीचर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता है, साथ साथ जो लर्नर है उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता है। सोशल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना? क्योंकि इसमें सामाजिक और लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटेरियन चलता है कि तानाशाही तरीके से टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करता है, बल्कि वो सबको सुनता है, सबका लेकर चलता है, बच्चों की ज़रूरत के अनुसार उनका ध्यान रखता है। और एक कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन होता है कि मतलब इसमें जैसे हम देखते हैं फॉर्मेटिव, समेटिव। तो फॉर्मेटिव चलता रहता है जिसमें क्विज, डिस्कशन और बच्चों से बीच-बीच में सवाल पूछना, है ना? तो ये कंटीन्यूअस चीज़ें चलती रहती हैं। फ्लेक्सिबल होता है जो समय और इस विद्यार्थियों के अनुसार बदलती रहती है और वैल्यू ओरिएंटेड होता है कि जिसमें शिक्षण में नैतिकता और मूल्यों का समावेश होता है। तो इस प्रकार जो है कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है टीचिंग के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीचिंग क्या है, प्लान एक्टिविटीज है, गोल ओरिएंटेड होता है, आर्ट और साइंस दोनों होते हैं, या ओनली आर्ट का बोल स्टेटमेंट आ सकता है ना? और इससे कम्युनिकेशन, तो इस तरह जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लेवल क्या होते हैं टीचिंग का। तो टीचिंग के जो लेवल होते हैं 3 होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पहला है कि मेमोरी लेवल होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना? तो मेमोरी लेवल में क्या होता है कि ये जब बच्चा छोटा होता है तो इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट या टीचर सेंट्रिक ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्ञान को जो है याद रखने पे ज़्यादा, मेमोराइजेशन पे या रटने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है, जिसमें टीचर का रोल थोड़ा कम होता है। इसमें बच्चे जो है किसी चीज़ को केवल रटते नहीं बल्कि समझते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच दोनों देखते हैं, रिलेशन निकालना, कंपैरिजन करना, दोनों चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या है कि जब बच्चे और बड़े होते हैं विश्वविद्यालय में ज़्यादा, तो कहीं न कहीं रिफ्लेक्टिव लेवल, कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में। साथ ही साथ उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, डिसीजन मेकिंग जो है आ जाता है बच्चों के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो की टर्म्स हैं, इसमें पूछा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस स्टेज में होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना? और डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें इसमें आती है। जबकि आपका अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, जब अंडरस्टैंडिंग में आप देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा आपका कि कंपैरिजन करना आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो है क्या अप्रोच होते हैं चीज़ों का, उसको देखना आ जाएगा। फिर रिलेशन निकालना आ जाएगा, इसमें बच्चों को एक दूसरे का संबंध, किसी चीज़ को केवल रटते नहीं बल्कि उसका समझने लगते हैं कि उसका प्रभाव क्या होगा, उसका रिलेशन क्या होगा। और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में चीज़ें और जो है लॉजिकल और डेवलप हो जाती हैं बच्चों में।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है। तो ये सब जो है इसके की टर्म्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों में नॉलेज या विषय का बुनियादी ज्ञान देना होता है, उनके स्किल को डेवलप करना होता है, उनके अंदर वैल्यू को जो है इनकलकेट करना होता है कि नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है, और क्रिएटिविटी जो है नवीन विचारों और कल्पना शक्ति को बढ़ाना होता है। तो ये सब जो है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ टीचिंग में जो टीचर का उद्देश्य होता है, तो वो गाइड करना होता है बच्चों को, इंस्पिरेशन करना, मतलब कि उनके अंदर जो है उत्साह बढ़ना होता है सीखने के प्रति, है ना। प्रेरणा, उनके अंदर जो है प्रेरणा, आत्मविश्वास बढ़ाना होता है, उनके कौशल क्षमता का विकास करना, ट्रेनिंग देना होता है। मूल्यांकन, जिसमें इवैल्यूएशन मूल्य होता है कि सीखने की पर उनका बीच बीच मूल्यांकन करते रहना, जिससे क्या है कि उनकी जो गलतियां हैं या उनके अंदर जो कमियां हैं उनमें सुधार हो, है ना। तो ये सब टीचिंग के फंक्शन होते हैं, जिसमें गाइडेंस हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं टीचिंग में, टीचिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। टीचिंग में देखिए हम लोग, एक टीचर होता है एक टीचर होता है, लर्नर या स्टूडेंट हमको बोल सकते हैं, कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर, है ना। और फिर मेथड, कौन कौन से टूल जो है अपनाए जा रहे हैं, फिर फीडबैक इन्वॉल्व होता है या इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो ये सब कंपोनेंट होते हैं टीचिंग को, जो टीचर को जो इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो टीचर क्या होता है, वह मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में काम करता है, बच्चों को ज्ञान देता है, अपने अनुभव वैल्यू देता है। लर्नर क्या है, फीडबैक देते हैं, सीखते हैं। कंटेंट जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जो बच्चे पढ़ते हैं। मेथड, जिस तरीके से, जैसे लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, किसके द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। फिर फीडबैक, उनका मूल्यांकन, ये सब चीज़ें जो है कंपोनेंट होते हैं टीचिंग का। तो कंपोनेंट से भी आ जा सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट टीचिंग के होते हैं। फिर देखते हैं कि टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं। तो ये लर्नर सेंट्रिक होता है, और सिंपल से कम्प्लेक्स तरफ बढ़ाया जाता है, पहले सिंपल चीज़ों को, फिर उसके बाद कम्प्लेक्स। इसमें एक्टिव लर्निंग होता है, अर्थात बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी होती हैं, प्रश्न पूछते हैं और सोचते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होते हैं, और रिलेट विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, विषय को जो व्यवहारिक ज्ञान उससे जोड़ के पढ़ाई जाता है। फीडबैक और रीइंफोर्समेंट, मतलब प्रशंसा और सुधार पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे क्या है कि बच्चों में सीखने का उत्साह बढ़े और उनके अंदर जो कमियां उनमें सुधार हो। और विभिन्न प्रकार के जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जाता है, जैसे कि चार्ट के माध्यम से, वीडियो, पीपीटी के माध्यम से, जो वर्तमान में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, उसके माध्यम से जो है टीचिंग को अधिक इफेक्टिव बनाया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं इफेक्टिव टीचिंग के। फिर हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा टीचर में क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छा टीचर वो होता है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा हो, उसका उसका जो है मतलब कि डीप नॉलेज हो, विषय का गहरा ज्ञान हो। फिर क्लियर और मतलब स्पष्ट तरीके से, और एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अपनी बातें वह स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझा पाए। उसके अंदर पेशेंस हो, जो बच्चे सवाल कर रहे हैं उनका अच्छे तरीके से वो जवाब दे, और उनके प्रश्न पूछने के लिए जो है उत्साहित करे, जिससे बच्चे डर बिना भय के सवाल पूछ सकें। और हर बच्चों के प्रति सहानुभूति हो, किसी के साथ बायस्ड की भावना ना हो टीचर के अंदर। और एक मोटिवेटिव जो है पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिससे बच्चे उसके व्यक्तित्व से कुछ सीखें, बच्चों के अंदर भी एक मोटिवेशन आए अपने टीचर को देखकर। और जो टीचर हो उसके अंदर निष्पक्ष मूल्यांकन का जो है गुण हो, कि वह किसी भी बच्चों के प्रति कोई जो है बायस्ड का भावना, किसी के प्रति ज़्यादा ध्यान दे, किसी के प्रति कम। तो इस प्रकार निष्पक्ष मूल्यांकन की और उसके अंदर भावना हो, ये टीचर के गुण होने चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। टीचिंग क्या होता है, एक सोशल एक्ट होता है। टीचिंग सोशल एक्ट मतलब कि टीचर क्या है कि टीचिंग तभी सफल होता है कि जब टीचिंग में लर्नर होते हैं, जबकि लर्निंग में क्या है, यह ओन सेल्फ भी हो सकती है, कि स्वयं से हो सकती है। लेकिन टीचिंग, अगर टीचर पढ़ा रहा हो, अगर बच्चे ना हो, तो फिर टीचिंग का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए टीचिंग को एक सोशल एक्ट माना जाता है, जबकि लर्निंग एक पर्सनल एक्ट माना जाता है। ठीक है, एक पर्सनल है और टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्ट माना जाता है ना। और इसमें टीचर का रोल होता है, इसमें लर्नर का रोल होता है। एक सिस्टमेटिक या प्लानिंग के तहत होता है, और ये एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। इसमें ज्ञान अर्जित करना होता है, इसमें परिवर्तन लाना परिणाम होता है बच्चों के व्यवहार मॉडिफिकेशन में। और टीचिंग क्या है कि
आंतरिक टीचिंग क्या है, बाहरी प्रक्रिया है जिसमें टीचर बच्चों को जो है बताता है, जबकि ये आंतरिक प्रक्रिया होता है जिसमें लर्नर जो है स्वयं से सीखता है ना। तो ये टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस होता है ना। तो इसका सारांश देखते हैं कि शिक्षण एक योजनाबद्ध, संवादात्मक और मूल्य आधारित प्रक्रिया होती है। ये केवल जानकारी देना नहीं बल्कि व्यवहार और सोच में बदलाव लाना होता है। एक अच्छा शिक्षक होता है जो छात्रों को सोचने, प्रश्न करने, खुद सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीज़ें, एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और टीचिंग मेथड्स के और इवैल्यूएशन के सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो लर्नर के और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो हर शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र जो होता है लर्नर को होता है कि लर्नर को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, लर्नर सेंट्रिक होती हैं, जिसमें जो स्टूडेंट या लर्नर होते हैं उन पे विशेष ध्यान रखा जाता है। और इनकी विशेषताएं होती हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि हर बच्चों की जो है उनका बौद्धिक स्तर अलग होता है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनकी सीखने की जो है क्षमता अलग अलग होती है ना। और रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तैयारी, मतलब सीखने की इच्छा, मनोस्थिति, शारीरिक तैयारी भी आवश्यक होती है। कोई चीज़ अगर पढ़ना है तो उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है। और एक मोटिवेशन जो है आंतरिक और बाह्य तरीके से ज़रूरी होती है लर्नर के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। और फिर एज और मैच्योरिटी के अनुसार जो लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो बदलता रहता है। उम्र के अनुसार जो है सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है, जबकि रटने का या मेमोराइजेशन का जो है स्किल है वो थोड़ा सा कम होता है ना। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी लर्नर को प्रभावित करती है। परिवार का जो है कैसा बैकग्राउंड है, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस सोसाइटी में रहता है ना। तो इससे जो है लर्नर के जो है गुण प्रभावित होते हैं। फिर लर्निंग स्टाइल जो है, कुछ बच्चों को सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर, तो कुछ जो है एक्टिविटी में या काइनेस्टिक तरीके से सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, है ना। तो सब बच्चों को सीखने की, समझने की क्षमता अलग होती है, उनकी बौद्धिक कौशल अलग होती है ना। उनकी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में अलग होता है। कुछ सुनकर चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, कुछ देख कर, तो कुछ करके, है ना। तो इस प्रकार ये लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इससे भी सवाल बनते हैं, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि लर्नर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ विजुअल लर्नर होते हैं जो चित्र, चार्ट, वीडियो से भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। कुछ ऑडिटरी होते हैं जो सुनकर, चर्चा कर सीखते हैं। कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो करके सीखने में विश्वास कर, मतलब वो करके अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। कुछ रिफ्लेक्टिव लर्नर्स होते हैं जो सोच कर या विश्लेषण कर सीखते हैं। कुछ एक्टिव लर्नर होते हैं जो सहभागी तरीके से या एक्टिव पार्टिसिपेशन गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, है ना। तो ये लर्नर के टाइप्स होते हैं कि लर्नर कितने प्रकार के होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि लर्निंग के प्रोसेस क्या होते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुभव, अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। और लर्निंग में जो है मोटिवेशन इन्वॉल्व होता है, गोल, मतलब एक टीचिंग का एक गोल होता है, उसके अंदर मोटिवेशन होता है कि जिसमें बच्चों में सीखने का जो है प्रेरणा बनी रहती है। और प्रैक्टिस से चीज़ें सीखी जाती हैं। बार बार कहते हैं, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो। तो जब करते करते चीज़ें सीखी जाती है। कुछ री इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव मतलब कि प्रशंसा करके बच्चों के अंदर कुछ, और कभी निगेटिव में चीज़ें उनको फीडबैक देकर जिससे उनकी कमियों में सुधार हो, है ना। तो फीडबैक, ये सब चीज़ें जो है लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि टीचिंग के मेथड क्या होते हैं। टीचिंग मेथड में वे होती हैं, वे तकनीकी हैं, है ना। तो टीचिंग जो है मेथड क्या होता है। तो टीचिंग मेथड जो है वे तकनीकें हैं जिनके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है ना। तो जिनके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। जैसे आप देखते हैं कि लेक्चर जो मेथड होता है, जैसे एक लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में क्या है कि टीचर का रोल ज़्यादा होता है और बच्चे जो है अधिकतर जो हायर क्लासेज या विश्वविद्यालय में होते हैं उसमें दिया जाता है। जो उच्च कक्षाएं होती हैं जिसमें शिक्षक बोलता है और जो बच्चे हैं उसको सुनते हैं, है ना। शिक्षक बोलकर विषय को समझाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें शिक्षक करके सिखाता है, जैसे विज्ञान और गणित के जो विषय होते हैं। और डिस्कशन मेथड होता है जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर विचार करते हैं, जैसे सोशल साइंस के जो विषय होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट मेथड अपनाया जाता है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें छात्र पूरा कार्य को करते हैं, करते हुए सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जिसमें बच्चे स्वयं के द्वारा समस्याओं का समाधान कर स्वयं सीखते हैं। गणित, विज्ञान जैसे विषयों में देखे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में छात्र को समस्या दे दी जाती है, फिर समाधान निकाला जाता है।
इंडक्टिव मेथड में क्या है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर सिद्धांत बताया जाता है। फिर डिडक्टिव मेथड में क्या है, पहले सिद्धांत बताया जाता है, फिर उनका एग्जाम्पल दिया जाता है ना। तो ये अलग अलग मेथड हैं। और प्ले वे मेथड है, जिसमें खेल और गतिविधियों से सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पर, है ना। तो अलग अलग स्टेज पे बच्चों के अलग अलग जो है मेथड अपनाए जाते हैं टीचिंग के। और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें कंप्यूटर या पुस्तक के जरिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, जैसे लर्निंग जो इन्वॉल्व होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड कहा जा सकता है ना। तो ये मेथड हुआ। आगे हम लोग मॉडर्न मॉडर्न टीचिंग में टेक्निक्स देखें क्या कौन से हैं। एक ब्लेंडेड लर्निंग होता है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टीचिंग का मिश्रण होता है, मिक्स्ड टीचिंग कहा जाता है, या ब्लेंडेड लर्निंग। फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, जिसमें छात्र को पहले से वीडियो दे दिया जाता है, जिससे देखकर सीखते हैं, बाद में कक्षा में उन विषयों पर चर्चा होता है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, जिसमें अनुभव आधारित शिक्षण पद्धति अपनाया जाता है, अनुभव आधारित शिक्षा दिया जाता है। कोलैबोरेटिव होता है, जिसमें समूह में मिलकर बच्चे और टीचर जो है करते हैं, है ना। और एक आईसीटी बेस्ड टीचिंग होता है, जिसमें स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया और इन सब का प्रयोग करके जो है बच्चों को सिखाया जाता है ना। तो ये जो है आप मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्तमान में जो है मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स हैं जो अपनाए जा रहे हैं टीचिंग में। अब टीचिंग एड्स देखते हैं, जो टीचिंग में जो है सहायता देते हैं पढ़ाने के। तो कुछ विजुअल एड्स होते हैं, जिसमें चार्ट हुआ, चित्र हुआ, कुछ मैप हुआ, कुछ ऑडियो हुआ, जिसमें रिकॉर्डिंग, कुछ वीडियो, इनके माध्यम से चीज़ें समझाई जाती हैं। फिर ऑडियो वीडियो में वीडियो हुआ, फिल्म हुआ, प्रोजेक्टर हुआ। फिर डिजिटल एड्स में हम देखते हैं पीपीटी, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप। ये सब क्या है, टीचिंग एड्स हैं, शिक्षण सहायक सामग्री हैं, जिनके माध्यम से टीचिंग को अधिक इफेक्टिव बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है। तो इवैल्यूएशन का अर्थ होता है विद्यार्थियों को सीखने की गुणवत्ता और उनके प्रगति का आकलन करना होता है। और इसके माध्यम से बच्चों में सुधार होता है, उनका जो है सीखने की जो है स्किल डेवलप होता है, और उनकी गलतियों में सुधार होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को देखते हैं, गठनात्मक जो है मूल्यांकन। इसमें जो है बच्चों को सीखने के दौरान ही, मतलब पढ़ाते के दौरान ही इनका मूल्यांकन किया जाता है। सुधार और फीडबैक दोनों इनसे इन्वॉल्व होती हैं इसमें। जैसे टीचर जो है कक्षा, मतलब क्लास के दौरान ही बच्चों से डिस्कशन करता है, क्वेश्चन पूछता है, क्विज करता है, तो है ना। ये सब क्विज, डिस्कशन, ये सब जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मूल्यांकन। और समेटिव फिर आता है, जिसको जो आपके पूरा टर्म्स के अंत में लिया जाता है, जैसे सेमेस्टर हुआ या बोर्ड्स एग्जाम हुए। तो ये सब जो है समेटिव होता है, जो अंतिम उपलब्धियों का मापन इसके द्वारा किया जाता है। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, जिसमें त्रुटियों और कमजोरियों की पहचान कर उनका सुधार किया जाता है। फिर क्राइटेरिया बेस्ड लर्निंग होता है, जिसका एक तय मानक तय कर दिया जाता है, उससे मूल्यांकन होता है। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम अगर हम लोग जो देते हैं, उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि जो 60% मार्क्स प्राप्त करेंगे 150 में 90, वो क्वालिफाई हैं, है ना। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि इतना अगर कोई नंबर, इससे बच्चों की एबिलिटी जो है डेवलप होती है, एबिलिटी इफिशियंसी का वो होता है। फिर नार्म रेफरेंस होता है कि अन्य छात्रों से तुलना किया जाता है, जैसे आप नेट के एग्ज़ाम में नार्म रेफरेंस होता है ना, कि अन्य छात्र के जो नंबर हैं वो भी उससे भी आपका, इसमें क्या है कि परसेंटेज में होते हैं जो क्राइटेरिया बेस होते हैं। और जबकि इसमें नॉर्म में परसेंटाइल का प्रयोग होता है ना, आप कितने बच्चों को पीछे छोड़ दिए, है ना। और जबकि परसेंटेज से जो है आपकी इफिशियंसी पता चलती है ना, कितना आप की क्षमता आपने कितना पाया। और जबकि परसेंटाइल से आपकी क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि आप इससे पता चलता है कि आप अन्य कितने बच्चों को आपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है ना। इसलिए नॉर्म रेफरेंस कहा जाता है। इससे जो है आसपास के जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके उनके नंबर का भी प्रभाव आप पर पड़ता है ना। तो ये नॉर्म रेफरेंस होता है ना। तो नॉर्म रेफरेंस पता चल गया कि जैसे जो आपका नेट के एग्ज़ाम में नॉर्म रेफरेंस अपनाया जाता है, और सीटेट के एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि ये क्राइटेरिया बेस होता है। समेटिव में आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, और बोर्ड एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, है ना। और जबकि फॉर्मेटिव में आप देखेंगे कि इसमें क्विज हुआ, है ना, क्विज और डिस्कशन इन्वॉल्व होता है ना। तो ये सब जो है इसके की टर्म्स हैं मूल्यांकन के। आगे हम लोग फीडबैक और रीइंफोर्समेंट देखते हैं क्या होता है। फीडबैक शिक्षक को बताता है कि छात्र कितना समझ रहा है। जब कोई स्टूडेंट जो है फीडबैक देते हैं, तो इससे पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आया जो टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना।
और एक इन्फोर्समेंट होता है जिसमें विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव में प्रशंसा और इनाम दिया जाता है बच्चों को, और नेगेटिव उनको गलती सुधारने का अवसर दिया जाता है ना। और जैसे पॉजिटिव में देखते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, नेगेटिव में फिर से कोशिश करो, बेहतर होगा, है ना। तो ये जो है इन्फोर्समेंट है। आगे हम देखते हैं टीचर्स का रोल क्या होता है मॉडर्न टीचिंग में। तो टीचर क्या है, फैसिलिटेटर काम करता है, सीखने का एक वातावरण तैयार करता है, गाइड का काम करता है, दिशा देता है, प्रेरणा देता है। इवैल्यूएटर का काम करता है, सीखने का आकलन करता है। इनोवेटर का काम नई नई विधियों को अपनाता है। काउंसलर का काम होता है छात्रों की समस्याओं को समझता है ना। तो ये जो है टीचर्स के रोल हुए। फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड का काम करता है, इवैल्यूएटर का काम करता है, इनोवेटर का काम करता है, काउंसलर का। तो ये सब जो है टीचर्स के रोल होते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले टीचर के क्वालिटी के बारे में देखा था, है ना। तो प्रश्न बन सकते हैं कि टीचर का क्या रोल है। आधुनिक शिक्षक अब नहीं है कि केवल ज्ञान दिया जाए, बल्कि सीखने में मदद करने वाला भी होना चाहिए, है ना, कि जिस बच्चे स्वयं सीख सकें। तो समरी के तौर पर देख सकते हैं हर विद्यार्थी अलग है, और शिक्षण विधियाँ भी लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि सभी बच्चे को एक जैसी शिक्षा दी जाए, क्योंकि सबकी बौद्धिक क्षमता कौशल अलग होता है सीखने का, और सबका जो है इंटरेस्ट अलग होता है। तो इसलिए फिक्स नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल जो है अप्रोच या मेथड अपनाया जाए टीचिंग में। और जो टीचिंग का मेथड होना चाहिए वो लर्नर सेंट्रिक होना कहीं चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक, है ना। और प्रभावी शिक्षण वही होगा जिसमें प्रेरणा हो, भागीदारी हो, मतलब कि पार्टिसिपेशन हो लर्नर का, और मूल्यांकन तीनों का जो है मेल हो। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर और मेंटर की होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि तानाशाही रवैया हो, स्ट्रिक्ट हो, है ना, बच्चों को डांटे धमकाए डराए, है ना। तो टीचर एक फैसिलिटेटर गाइड, है ना, इस तरह होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि टीचिंग जो प्रोसेस होता है कैसे होता है, कम्युनिकेशन और क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, इन सबको देखते हैं, है ना। तो टीचिंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि टीचिंग प्रोसेस जो क्रमबद्ध है या सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करता है ना। तो इसके स्टेज को देखते हैं। तो इसके स्टेज में हम देखते हैं कि पहले टीचर जब किसी विषय को या सब्जेक्ट को या कंटेंट को पढ़ाना होता है तो प्लानिंग करता है। प्लानिंग में उद्देश्य तय करता है क्या पढ़ाया जाएगा, विषय को चुनता है, कौन सा मेथड अपनाएगा, किस सामग्री का प्रयोग करेगा। तो ये सब प्लानिंग में आता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, चुनी हुई जो विधियाँ हैं उसको शिक्षण के दौरान प्रयोग करता है, विद्यार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। फिर मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन होता है, विद्यार्थियों को सीखने का आकलन करता है, फीडबैक से लेता है। फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के माध्यम से जो है शिक्षण में सुधार करता है ना। ये जो है टीचिंग का प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग किया जाता है, फिर उनका प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर मूल्यांकन होता है, फिर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो एक प्रकार का साइकिल पूरा होता है ना। यदि शिक्षक देखे तो जैसे वाटर साइकिल सिखा रहा है, तो पहले चार्ट तैयार करता है, प्लानिंग, फिर समझाता है, इम्प्लीमेंटेशन, फिर प्रश्न पूछता है, मूल्यांकन, फिर अगली बार विद्यार्थियों की समझ के अनुसार बदलाव करता है ना। तो ये फीडबैक हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं टीचिंग के स्टेप क्या होते हैं, जिसमें हर्बर्ट ने, एक जर्मन दार्शनिक, उन्होंने दिया है कि टीचिंग जो है कितने स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन होता है जिसमें तैयारी, छात्रों को विषय के प्रति उत्सुक बनाया जाता है। फिर प्रेजेंटेशन, नए ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है ना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ा जाता है। फिर एसोसिएशन, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ा जाता है एसोसिएशन में। फिर जनरलाइजेशन होता है जिसमें मुख्य सिद्धांत और निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर एप्लीकेशन, सीखे हुए ज्ञान को वास्तविक या व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाता है ना। तो इन्होंने बताया कि टीचिंग के कितने स्टेप्स होते हैं। पहले प्रिपरेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, तो एप्लीकेशन। तो ये स्टेप भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। अगला हम लोग देखते हैं कि टीचिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन जो है शिक्षण की आत्मा कहा जाता है, और अगर शिक्षण संचार या कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं हो तो शिक्षण भी प्रभावी नहीं हो सकता है ना। तो कम्युनिकेशन क्या मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग बिटवीन टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिससे क्या है कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, टीचिंग बेहतर हो सके, है ना। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है। और अगर टीचिंग अच्छा नहीं है, तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है तो टीचिंग भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। एलिमेंट्स देखते हैं कि क्या क्या होते हैं टीचिंग के। तो एक सेंडर होता है जिसे टीचर के देखते हैं कि जो पढ़ा रहा होता है। मैसेज, जिस सामग्री को पढ़ाता है। चैनल, जिस माध्यम के बोल कर, लिख कर, या विजुअल एड्स के माध्यम से, या ऑडियो के माध्यम से। रिसीवर, ये स्टूडेंट या लर्नर कह सकते हैं।
फिर फीडबैक, छात्रों की प्रतिक्रिया जो समझ को संकेत देती है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं टीचिंग कम्युनिकेशन के। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन जो है इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग में। एक वन में होता है, जैसे लेक्चर मेथड में हम देखते हैं शिक्षक बोलता है और सभी छात्र जो है पैसिव में सुनते हैं। टू वे, जिसमें शिक्षक और छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। फिर वर्बल कम्युनिकेशन, जो भाषा के माध्यम से पढ़ाया सिखाया जाता है। फिर नॉन वर्बल होता है, जो बोल कर नहीं बल्कि चेहरे के हाव भाव, संकेत और मुद्रा के सिखाया जाता है। मतलब एक कह सकते हैं कि अपने जो है बोल कर नहीं बल्कि अपने संकेतों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से भाव को सिखाया जाता है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर विजुअल एड्स होते हैं, जो चित्र, वीडियो, चार्ट, इनके माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये सब कम्युनिकेशन के जो है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, नॉन वर्बल में टू वे कम्युनिकेशन में, है ना। तो ये प्रश्न इससे बन सकता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बैरियर में क्या होते हैं, बैरियर क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो फिजिकल बैरियर में जैसे कि शोर बहुत हो रहा हो, अगर अधिक दूर है तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। जैसे टीचर अगर कहीं पर पढ़ा रहा हो और काफ़ी दूर बच्चे बैठे हैं तो दूर उससे भी प्रभावित होता है। और अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है ना, तो इससे भी प्रभावित होता है कि चीज़ें अच्छे से आप नहीं बता पाएंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि बच्चों के अंदर भय हो, तनाव हो, डर हो, आत्मविश्वास की कमी हो, है ना। तो इससे भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रभावित है। जो टीचर है उसके अंदर अगर भय, तनाव हो कि अगर मुझसे गलती हो गई या हम चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं वो ना पढ़ा पाएँ, तो टीचर और स्टूडेंट के दोनों के बीच में अगर कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में भय, तनाव काम करता है, आत्मविश्वास की कमी काम करता है। फिर लैंग्वेज बैरियर में हम देखते हैं कि अगर भाषा अधिक कठिन या अपरिचित शब्दावली है, जैसे अभी जो बच्चे हिंदी मीडियम को उनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाए या कोई जर्मन लैंग्वेज आके पढ़ाने लगे चीज़ें, तो उतने बेहतर तरीके से जो है नहीं समझ पाएँगी, है ना। तो एक लैंग्वेज भी बैरियर होता है कि जिस भाषा में जो ओरिजिनल लैंग्वेज बच्चे समझ रहे हैं, उनके भाषा या मदर टंग में चीज़ें समझाई जाए तो और बेहतर समझ में आती हैं। फिर कल्चरल बैरियर में हम लोग देखते हैं कि भिन्न-भिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, है ना। तो उनकी जो समझने की वो होती है, अलग-अलग होती है। उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक जो एनवायरनमेंट होता है, अलग होता है ना? तो वो भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। और जो फीडबैक की कमी होती है, प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता है, तो इससे भी कहीं न कहीं टीचिंग प्रभावित होता है ना? तो इसका सॉल्यूशन है कि जो कम्युनिकेशन हो, क्लियर हो, क्लियर लैंग्वेज का प्रयोग हो, सक्रिय सहभागी हो, प्रश्नोत्तर हो, सरल उदाहरणों का प्रयोग किया जाए, जिससे जो है टीचिंग को अधिक इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है? अगला हम लोग देखते हैं कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन टिप्स क्या है, कि इसके टिप्स होता है कि भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बोलते समय नेत्र संपर्क जो है मतलब आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए बच्चों के साथ, उदाहरण और चित्रों का प्रयोग करके व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, फीडबैक जो है बच्चों से अवश्य लेना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए, है ना। तो ये इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन टिप्स होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है क्या होता है देखते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट होता है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन्ड एंड इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। एक ऐसा वातावरण जहाँ अनुशासन हो, सहभागिता हो, सीखने का माहौल हो, है ना। तो एक जो है क्लासरूम मैनेजमेंट का वो होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं देखते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का अनुशासन बनाए रखना, कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, और एक सकारात्मक व्यवहार देना, मतलब पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट देना, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना बच्चों के अंदर। टाइम और संसाधनों का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो, कि समय पर बच्चों को जो है उपस्थिति और टीचर की उपस्थिति हो, और जो रिसोर्स है उनका सही तरीके से यूटिलाइज हो, छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो, सीखने का एक जो है अनुकूल जो है वातावरण होना चाहिए, जिससे बच्चे सीख सकें। अगला हम लोग देखते हैं गुड क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होता है। क्लासरूम डिसिप्लिन हो, सीटिंग अरेंजमेंट व्यवस्थित हो, जिससे जो बैठने का तरीका ऐसा हो कि जो बड़े बच्चे उनको पीछे और छोटे बच्चों को आगे, जिससे क्या है कि सभी इस प्रकार बच्चे सभी लोग देख सकें, सुन सकें। और लेसन प्लान जो है व्यवस्थित होना चाहिए, गतिविधियों का पूर्ण नियोजन होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट, समय का सही उचित उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को 1 घंटे में पढ़ाने के दौरान आप जो है ऐसी चीज़ें बताना जिसका कोई अर्थ नहीं हो, निरर्थक बातों पर चर्चा कर रहे हैं। मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट, छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। फेयर मूल्यांकन होना चाहिए, निष्पक्ष मूल्यांकन, है ना। तो एक गुड क्लासरूम मैनेजमेंट का जो है एलिमेंट्स होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि टीचर्स का रोल क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट में। तो टीचर क्या है, लीडर की भूमिका निभाता है, अनुशासन और दिशा प्रदान करता है। फैसिलिटेटर, सीखने का माहौल तैयार बना करता है। ऑब्जर्वर, छात्रों का व्यवहार को समझता है। काउंसलर, समय आने पर मार्गदर्शन करता है। मोटिवेटर, छात्रों को उत्साह बढ़ाता है ना। तो ये जो है
क्या है टीचर्स का रोल होता है क्लासरूम में। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होती है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का, कि लेसन को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाना चाहिए। नियमों को पहले से स्पष्ट कर दे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से, और एक सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करें या सकारात्मक इन्वायरमेंट बनाए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। छात्रों को अधिकतम जिम्मेदारी दिया जाए, मतलब कि उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। मॉनिटर, ग्रुप लीडर, समय पर फीडबैक दिया जाए। तो ये सब इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि और निष्पक्षता और समानता बनाए रखना चाहिए। समरी देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया योजनाबद्ध और क्रियान्वयन और मूल्यांकन सुधार शब्द इसमें इन्वॉल्व होता है। और संचार जो शिक्षण की आत्मा कहा जाता है, संचार को दो तरफा संचार सबसे प्रभावित होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय भागीदार होते हैं। प्रभावी शिक्षक वह होता है जो सुनता है बच्चों की विचार को, भावनाओं को, और उन्हें प्रेरित करता है और संतुलित बनाए रखता है क्लासरूम को। सफल कक्षा प्रबंधन में अनुशासन और सहभागिता और प्रेरणा तीनों का मेल होता है। मतलब बच्चे अनुशासित भी रहते हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी भी होती है बिना डर भय के, और उनके अंदर सीखने का एक प्रेरणा भी, इंस्पिरेशन भी रहता है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा जो है सिलेबस हम लोगों ने समाप्त कर लिया। और अगर आप सभी को जो है हमारा पढ़ाने का तरीका बेहतर लगा हो और चाहते हो किसी प्रकार के वीडियो आगे भी आते रहे, तो आप लोग कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी सुधार का गुंजाइश हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा मैराथन के माध्यम से समाप्त कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इससे जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, जिससे अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आईसीटी का वीडियो मैराथन लेके आएंगे, जिससे एक ही क्लास में सबको समाप्त कर दिया जाए। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की एक अच्छी समझ डेवलप हो गई होगी कि टीचिंग क्या होता है, इसके पूरे जो है सब्जेक्ट जो है पूरा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।